दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज एचपीपीएससी द्वारा जो आपका पेपर पीजीटी हिंदी का आयोजित किया गया था दोस्तों, इसको हम आज हल करेंगे। 100 प्रश्न यहाँ पे थे, इसमें 80 प्रश्न आपके हिंदी के थे और 20 जो बीएड पोर्शन के थे। ठीक है, इससे रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सारे के प्रश्न थे, तो इन सबको हम देखेंगे और व्याख्यात्मक हल हम इसका देखेंगे। आज बहुत दिनों के बाद, आज पूरे 35 दिन के बाद में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से जीवन की नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी हल प्रश्न पत्र से शुरुआत करते हैं। दोस्तों मुझे बहुत लेट ये प्रश्न पत्र मिला है, क्योंकि कोई इस तरह का कोई दोस्त नहीं था जो मुझे भेजता, तो थोड़ा लेट मिला था, परंतु फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो चलिए देखते हैं, हम सब प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे जितने भी हमसे बन पड़े हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने सब के सब प्रश्नों को ही ले लिया है। शायद एक दो प्रश्न जो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उनको हम बता देंगे आपको, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी हम बात कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न पत्र की मैं बात करूँ तो प्रश्न पत्र का जो स्तर था वो ना ही हम कह सकते हैं कि बहुत ईजी था और ना ही बहुत टफ। ठीक है, परंतु ये जरूर कह सकते हैं कि ईजी से थोड़ा ज़्यादा था ये। ठीक है, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, प्रश्न ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो भी था जैसा भी था अब हो गया। ठीक है, चलिए ईदगाह कहानी से संबंधित एक प्रश्न बना था दोस्तों। मैंने कहा था कि जो कहानियाँ होती हैं, जो भी हमारे सिलेबस में रचनाएं लगी होती हैं, उनसे विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो ईदगाह कहानी से संबंधित विशेषताओं से प्रश्न बन गया था कि ईदगाह कहानी में चित्रित वैष्णव की दृष्टि से असंगत युगम है। ठीक है, वैष्णव की दृष्टि से असंगत युगम कौन सा है? ठीक है, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन। ठीक है, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे असंगत है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं आया है ईदगाह कहानी में। ठीक है, भारतीय संस्कृति तो चलो आ ही गया है, ठीक है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का नहीं आया है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे असंगत यानी कि सही हो जाता। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये उर्वशी से जो कि आपका सिलेबस में लगी हुई थी पहले से ही रचना, तो उर्वशी से संबंधित प्रश्न बना था और कथन से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, कथन देखिए दोस्तों कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित अनुभव करता है। शोणित यानी कि खेल, मेरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी में उपर्युक्त जो कथन है ये किसका है दोस्तों? पुरी बाबा का है, ओशिनेरी का है, उर्वशी का है, महामात्य का है। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये उर्वशी में किसका है? उर्वशी का हुआ। ठीक है, उर्वशी जिसमें कैरेक्टर है उसका है ये। ठीक है, खुद का मूल्यांकन करते रहिए, आपके कितने प्रश्न बने हैं वो भी आप देखते रहिए। साथ साथ हम जहाँ पे व्याख्या की जरूरत पड़ेगी व्याख्या भी करते चलेंगे। पुष्प दंत का संबंध किससे है दोस्तों? कवि पुष्प दंत, बहुत आसान सा प्रश्न बना था। शुद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, राष्ट्र साहित्य से और तीनों से स्वतंत्र साहित्य से है। ठीक है, यानी कि फुटकल साहित्य की श्रेणी में इनको रखा जा सकता था, या कह सकते हैं फुटकल साहित्य। ठीक है, तो किससे है दोस्तों? जैन साहित्य से। बहुत आसान सा प्रश्न बना था यहाँ पे, कुछ एक प्रश्न बहुत आसान थे। ठीक है, अगला देखिए, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, चोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भटिया, ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, सौंदर्य उपासक जी उपन्यास है दोस्तों, ये ब्रजनंदन सहाय जी का। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और ध्यान भी रखना चाहिए। अगला है संरचनावाद की आधारशिला रखी। ठीक है, संरचनावाद की प्रवर्तक की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आधारशिला रखने वाले इनके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, आपको मैंने बताया है कि प्रवर्तक क्या होता है। ठीक है, पहले की वीडियो में सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की हुई है। तो संरचनावाद आपके सिलेबस में लगा भी था। ठीक है, तो ये थे आपके चार विकल्प। फर्दिनेंड द सोसियो, ठीक है, रोनावार्थ था, क्लॉद लेवी-स्ट्रॉस थे, ठीक है, जैक्स लकान थे। तो जिसमें दोस्तों यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा, तो फर्दिनेंड द सोसियो, क्योंकि ये संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आधारशिला रखने वाले यानी कि शिलान्यास करने वाले। ठीक है, उद्घाटन करने वाले। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प हो जाता। चलिए अगला देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पत्र भेजा है उनका मैं धन्यवाद करूंगा। ठीक है, वो मेरे मित्र हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पत्र भेजा था। अगला देखिए, आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, काव्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपके विकल्प की आइए सॉरी विकल्प रखता हूँ, आनंद की प्राप्ति, लोकोत्तर अनुभूति, अतीन्द्रिय सौंदर्य की सृष्टि और आवेगों की विश्रांति। ठीक है, तो आइए रिचर्ड के अनुसार से यहाँ पे बातचीत की जा रही है दोस्तों कि काव्य का उद्देश्य
क्या होना चाहिए। दोस्तों मैंने खोजबीन भी बहुत की है, आप ये मान के चलिए कि जो भी मैं यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा बेसिकली ये, ठीक है, इसको आप सही नहीं मान सकते हैं कि ये 100% सही ही होंगे, परंतु यहाँ पे मैंने बहुत सारी किताबों से खोजबीन की है और सही उत्तर बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे काव्य को ऐसे आइए रिचर्ड के अनुसार अंतिम विकल्प है ये आवेगों की विश्रांति, ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्रवृत्ति मूलक आवेगों को संतुष्ट करना है या करता है काव्य, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो चौथा उत्तर सही हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भुगता है, ठीक है। ये कथन पूछा गया दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक से। अलका का ये संवाद, ठीक है, किसके प्रति है, ठीक है, अलका का ये संवाद किसके प्रति है, ठीक है। अम्भी के व्यवहार पर रोष, परमेश्वर के प्रति व्यंग्य है, हरण को प्रेरित करने हेतु चाणक्य के समक्ष स्पष्टीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य था ये, ठीक है। और वो कहती है अलका कहती कि हे पौरुष, ठीक है, पौरुष किसको कहा गया है, पर्वतेश्वर को इस चंद्रगुप्त नाटक में पौरुष कह के पुकारते हैं, ठीक है। हे पौरुष मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य जीवन मानसिक कारावास भूता। यहाँ पे हे पौरुष उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। तो आपका विकल्प दूसरा सही है साथियों का। अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों कि मल्लिका के भीतर की टूटने के लिए, ठीक है, मल्लिका के भीतर की टूटने के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र कौन है, ठीक है। मल्लिका, कालिदास, विलोम, मातुल या निक्षेप, ठीक है। यहाँ पे कालिदास ही होगा, ठीक है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह क्या लगती है या लगती है या, ठीक है, इस तरह का प्रश्न ये बना है, ठीक है। तरंगों से फेंकी मणि एक नीरव निशीथ में लतिका की, घन तिमिर में चपला की रेख, ठीक है, प्रथम कंपसी मत बाली। दोस्तों यहाँ पे 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे पूरी किताब खोलनी पड़ेगी, ठीक है, और पूरी किताब खोलने के लिए समय नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रश्न का मुझे बेसिकली अगर मैं खुद के अनुभव से कहूँ तो मुझे ए सही यहाँ पे लग रहा था, ठीक है। अगर कल जो भी प्रश्न यहाँ पे 2-3 छूटेंगे वो मैं आपको कल बता दूंगा कि उनके उत्तर क्या है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कल आपको ढूंढ के बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे किताबें तो हैं, पूरी किताबों का ढेर यहाँ पे लगा रखा था मैंने, ठीक है। तो परंतु यहाँ पे मुझे पढ़ना था, इसको पढ़ना था, तो कामायनी को पढ़ने के लिए, निकालने के लिए बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न 9 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, कमेंट मुझे कर सकते हैं आप, मैं बता दूंगा आपको कमेंट में कल इसको देखने के बाद। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पहले हुए, ठीक है, काल क्रमानुसार सबसे पहले आचार्य कौन हुए हैं, दंडी, उद्भट, रुद्रट या वामन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही, सॉरी पहला सही जाता ए दंडी, क्योंकि भरत मुनि के बाद भामा हुए और भामा के बाद दंडी को माना जाता है, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे पहला सही हो जाएगा 10वें का। अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदू बारिये, भरत मुनि, सॉरी भारतेंदु ने ये पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कही थी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों उत्तर भक्तमाल की रचना कर रहे थे, ठीक है। उनका बेसिकली ये अधूरा ग्रंथ था उत्तर भक्तमाल, ठीक है। नावादास का जो भक्तमाल है एक परंपरा चली थी भक्तमाल लिखने की, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी उत्तर भक्तमाल की रचना की थी, और ये उत्तर जो भक्तमाल रचना हुआ करती है इसमें बेसिकली जो ये रचनाकार जो होते थे वो भक्त कवि हुआ करते थे, ठीक है। तो ये किसके संबंध में कहा है, तो आपके विकल्प है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान खान खाना, ठीक है, नजीर अकबराबादी है, ठीक है, और रस खान, ठीक है। तो रस खान आपका विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, प्रगतिवाद की विशेषता इनमें से क्या नहीं है वो आपको बतानी है। व्यंग्यात्मकता, ठीक है, लोकोन्मुखता, जनभाषा और व्यक्तिवाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका चौथा ही सही है, क्योंकि व्यक्तिवाद जो वो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। व्यक्तिवाद किसकी प्रवृत्ति है, किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो किसकी व्यक्तिवाद किसकी काव्यधारा की प्रवृत्ति है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, यहाँ पे अध्यापक पूर्ण सिंह की बात की जा रही है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ठीक है। तो कछुआ धर्म नहीं है क्योंकि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, बाकी उनके ही है। अगला देखिए दोस्तों, वह काव्य अनुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, तो पेचीदे प्रश्न होते हैं बेसिकली, ठीक है। काव्य अनुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता होती है, ठीक है, जो काव्य के मर्म को जानता है, ठीक है, इसके लिए अभिनव गुप्त ने क्या कहा है।
नागरिक कहा है, प्रेक्षक कहा है, सहृदय कहा है, सामाजिक कहा है। तो अभिनव गुप्त जी ने इसके लिए सहृदय शब्द का प्रयोग किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है। कीर्तन, गुण महिमा, पाद सेवन या स्मरण। ठीक है, तो दोस्तों कीर्तन भी आता है, पाद सेवन भी आता है और स्मरण भी आता है। गुण महिमा नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। आपका विकल्प दूसरा सही जाता। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, कृति कृतिकार की दृष्टि से असंगत युग्म है। नंगा तलाई का गांव बेसवनाथ त्रिपाठी, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, तुम्हारा परसाई कांति कुमार जैन और याद हो कि ना याद हो हरिशंकर परसाई। ठीक है, याद हो कि ना याद हो दोस्तों, ये काशीनाथ सिंह जी का संस्मरण है, ना कि हरिशंकर परसाई जी का। आपका विकल्प अंतिम सही है। अगला देखिए, विमर्शों के केंद्र में आग्रह है दोस्तों। ठीक है, किसका आग्रह होता है, इसको मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है और मैं खुद के अनुभव के आधार पर ये बात कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, कि इसका क्या हो सकता है, बाकी आप अपने अनुभव के आधार पर मुझे बता सकते हैं। स्वानुभूति का, ठीक है, विमर्शों के केंद्र में, जैसे विमर्शों की अगर बात की जाए दोस्तों, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है। ठीक है, दलित विमर्श बहुत प्रसिद्ध है, स्त्री विमर्श बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आदिवासी विमर्श चल पड़ा है दोस्तों, पर्यावरण विमर्श, तो बहुत सारे विमर्श भी साहित्य में चल रहे हैं। ठीक है, तो विमर्शों के केंद्र में किसका आग्रह होता है, किसकी बात की जाती है। ठीक है, स्वानुभूति की, ठीक है, समानानुभूति की, सहानुभूति की, प्रारानुभूति की। ठीक है, तो मेरे विचार अनुसार बी इसका विकल्प सही होना चाहिए, सहानुभूति की, सॉरी समानानुभूति की। ठीक है, सिंपैथी क्यों चाहिए। ठीक है, समानानुभूति, जैसे दोस्तों अगर स्त्री विमर्श की बात की जाए, ठीक है, तो स्त्री विमर्श क्या बोलता है कि पुरुष और स्त्री बराबर होने चाहिए। दलित विमर्शों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दलित विमर्श में तो वो भी समानता चाहता है। ठीक है, तो समानानुभूति की मुझे तो ऐसा लगता है, इस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने आधार पर कह सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्राकृत और उसके केंद्र का कौन सा युग्म सही है। ठीक है, प्राकृत और उसके युग्म का कौन सा केंद्र सही है आपने बताना था। ठीक है, और सैनिक, कौशल, ठीक है, अर्धमागधी, विदर्भ, महाराष्ट्र, मगध, पैसाची, सिंध। ठीक है, तो ये 4 विकल्प थे आपके। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प चौथा ही सही है, पैसाची सिंध, यानी पंजाब अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे पैसाची बोली जाती थी। ठीक है, वो उसका केंद्र था। बाकी महाराष्ट्र, मगध, ये सारे विकल्प गलत हैं दोस्तों। अर्धमागधी, कौशल ये अंतर्गत आती है ये। ठीक है, चलो इस पर बातचीत करेंगे हम कभी। ठीक है, आपका विकल्प चौथा सही है यहाँ पे। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रस श्रृंगार मंजुन किए कंजुन भंजुन जैन, अंजुन रंजुन हो बिना खंजुन गंजुन जैन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोस्तों दोहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कि उपरोक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे उल्लेख किया है, ये बात यहाँ पे की जा रही है, नेत्रों की दीर्घता और नुकीले पर व्यक्त करने के लिए। ठीक है, खंजन पक्षी का यहाँ पे उल्लेख क्यों किया गया है, नेत्रों की दीर्घता और नुकीलेपन को व्यक्त करने के लिए, नेत्रों के आकार और आकृति होने के बताने के लिए। ठीक है, नेत्रों को वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए, नेत्रों की मादकता को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को लेके मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका मुझे डी लग रहा है। ठीक है, 2-3 प्रश्नों में मैं कंफ्यूज था, 4-5 भी हो सकते हैं, 4-5 प्रश्नों में कंफ्यूज हूँ, जो मैं आपको बता दूंगा खोज करके। कल तक इसका उत्तर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो देशभक्ति और राजभक्ति का योग बिल्कुल सही है। देखिए, खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, ठीक है, उन्होंने किया था। नई नई विसंति और उन्मुखता, ये भी सही है। परंपरागत भाषा में छंदों का उपयोग, ठीक है, जो पहले से भाषा में छंद चले आ रहे थे उनका उपयोग। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने नए नए प्रयोग किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बी मुझे इसका सही लग रहा है। ठीक है, अगला देखिए, दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखाले संग, बास रजत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग, को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि वेद अपार, सूर ब्रथावकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। ठीक है, उपरोक्त काव्य पंक्तियों में प्रमुख रूप से क्या है इसमें। ठीक है, तो किस भाव की भक्ति यहाँ पे हो रही है। ठीक है, दास्य भाव है इसमें, वात्सल्य भाव है, साक्ष्य भाव है, अनन्यता। ठीक है, तो यहाँ पे साक्ष्य भाव मुझे लग रहा है, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, और इसको पढ़ने से मुझे अनुभूति हो रही है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, वह मादकता की क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भाई।
वचन की इस काव्य पंक्ति में अर्थ संकेत है। ठीक है, वचन की जो पंक्तियां हैं इसमें किसकी ओर संकेत किया जाए, इसमें किसकी ओर संकेत है। लाइनवाद पर है, लाइनवाद का, लोक उन्मुखता का, इंद्रिय सुख की चरम अवस्था का, नैतिक रूढ़ियों के अस्वीकार का। तो मुझे जो लगता है वो डी लगना चाहिए, लोक विमुखता का। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कहिए, जिन पे मैं डाउटफुल हूँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो मुझे लग रही है सही वो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचनाएं एक ही कवि की हैं। ये दीप अकेला, नदी के द्वीप, चंद्र, चक्रांत शिला, कलगी वागरती, केसोला की प्रतिध्वनि अंश, कामायनी परिवर्तन। ठीक है, ताज चांदनीनों का बिहार। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए सही विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये आगे जितनी सभी रचनाएं हैं, ये दीप अकेला, नदी के द्वीप, चक्रांत शिला। चक्रांत शिला की यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, जो आपकी असाध्य बीना कविता है, ठीक है, वो दो भागों में विभाजित है। ठीक है, असाध्य बीना नहीं, इसको असाध्य बीना नहीं कहेंगे क्योंकि असाध्य बीना जो ये काव्य संग्रह है, ठीक है, इसमें ये दो कवि उसमें विभाजित, तो कविताओं में विभाजित है। तो एक का नाम चक्रांत शिला है और दूसरे का नाम मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, और कलगी बाजरे की उनकी कविता है ये। ठीक है, चक्रांत शिला पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि ये आगे जीती है। केसोला की प्रतिध्वनि, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की है, आंसू जयशंकर प्रसाद, कामायनी परिवर्तन फिर पंत जी का आ गया। ठीक है, ताज चांदनी नौका विहार जूही की कली। ठीक है, तो यहाँ पे निराला की आ गई। बादल राज, द्रुत, झरो, विधवा, राम की शक्ति पूजा। तो ये धूत झरो यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो ये पंत किया कि तो ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं और ए सही होने की पूरी संभावना है। चक्रांत शिला आगे जीती हुई रचना, मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा क्योंकि मैंने पढ़ा तो जरूर है परंतु मुझे याद नहीं सही से आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें मैं कंफ्यूजन दोस्तों, ब्रज में पौराणिकता की प्रवृत्ति मिलती है, सही बात है। ठीक है, अवधि में संजय के तीन रूप मिलते हैं, ये भी सही बात है, परंतु इनमें और इनमें कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो एक विकल्प आप देख लीजिए कौन से में गलत हो सकता है, इसका देखिएगा, बाकी कल मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, एक ये प्रश्न देखिए, निजता के अतीब आग्रह के कवि हैं रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र आगे। ठीक है, तो सहजता का जो कवि है दोस्तों वो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। निजता के अतीब आग्रह के कवि, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र हो सकते हैं, क्योंकि ढूंढने पर मुझे किसी भी पुस्तक में ये नहीं मिला है अभी तक, काफी कल तक खोज जारी है। ठीक है, अगला देखिए, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की सांसद मौन है। ठीक है, रोटी और संसद की उपरोक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति में व्यंजना है, किस पर व्यंजना की गई है, किस पर व्यंग्य किया जा रहा है, ये बात है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना मुश्किल है, ये प्रश्न कार्यसूची में नहीं है, ये प्रश्न न्यायपालिका के दायरे में आता है। ठीक है, तो मुझे इसका प्रश्न जो विकल्प है वो दूसरा सही लग रहा है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है। ठीक है, अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है क्योंकि तीन जो गुण हैं वर्तमान में स्वीकृत हैं। ठीक है, भामा जो मैंने वो तीन गुण ही माने हैं। ठीक है, और वर्तमान में स्वीकृत भी हैं। भरतमुनि ने जहाँ 10 गुणों को उल्लेख किया था, भामा ने 3 गुणों में उनको समेट दिया। बाकी के जो आगे के आचार्य हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने भी कईयों ने पढ़ाया चढ़ाया, परंतु उनमें से मम्मट ने 3 गुणों में इनको समेट दिया। दोस्तों तो आपका यहाँ पे डी विकल्प है, ये माधुर्य प्रसाद और। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, हम करेंगे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पूछेगा प्रश्न दोस्तों गलत भी है, ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ और गया है। और जैसे ये शिवशंभू के बारे में भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसको अपनी किताबें खोल के। ठीक है, शिवशंभू के चिट्ठे में संकलित व्यासराय का कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त ने उस समय में भारतीयों की जनसंख्या बताई है। ठीक है, तो दोस्तों शिवशंभू के चिट्ठे में संकलित तो जरूर है ये। ठीक है, शिवशंभू का जो चिट्ठा है दोस्तों बालमुकुंद गुप्त का ये निबंध है। ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित है। एक है शिवशंभू का चिट्ठा। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने 8 इसके अंतर्गत पत्र हैं। ठीक है, 8 पत्र हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कुछ खत और चिट्ठे। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग है शिवशंभू के चिट्ठे का ही, जो इनका निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, दूसरे भाग में भी 5-6 पत्र हैं। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है दोस्तों शिवशंभू के चिट्ठे के अंतर्गत नहीं है, कुछ खत और चिट्ठे के अंतर्गत है। और ये जो व्यासराय के कर्तव्य है इसके अंतर्गत भी नहीं है। ये जो मुझे मिला है वो मिला है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। ठीक है, इस पत्र का शीर्षक है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। इस के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त ने इसे स्वयं भारतीय की जनसंख्या बताई है। ठीक है, 30 करोड़, 32 करोड़, 34 करोड़ या 35 करोड़, तो 30 करोड़ बताई है। और परंतु ये जो शिवशंभू के चिट्ठे और व्यासराय का
जो कर्तव्य है ये नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो शीर्षक है वो शीर्षक है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। अगला देखिए, अगला क्या है दोस्तों, अगला है हमारा नयन चुबहि जस महावट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सरकेरू, टप टप बूंद परहि अस ओलह, बिरह पवन हुई मारहि ढोला। ठीक है, नागमती वियोगखंड से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है दोस्तों? यहाँ पे महावट, ठीक है, महावट को आप ले सकते हैं। महावट का अर्थ होता है माघ की घड़ी। ठीक है, आपने कई बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि माघ की जो घड़ी है वो बहुत बुरी होती है। ठीक है, इस तरह का कुछ मैंने भी सुना है। ठीक है, तो महावट का अर्थ है यहाँ पे माघ की घड़ी। ठीक है, तो महावट से यहाँ पे अर्थ निकलेगा माघ। ठीक है, तो कौन से महीने का वर्णन है? माघ के महीने का वर्णन है। आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, रोज कहानी में डैश इनके बज गए की आवृत्ति में क्या है? ये बताना का थकान का भाव है, कामना मिटाने का बोध है, सामान्य सोचना है, एक रसता का भाव है। दोस्तों यहाँ पे एक रसता का भाव है। ठीक है, एक रसता का भाव है। रोज या गैंग्रीन कहानी को आगे दी गई जो कहानी है उसको एक बार आपको पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है, जब हम कहानियों को पढ़ते हैं तो देखिए विशेषताएं यहाँ पे मनस्थिति से पूछ ली गई है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो मनस्थिति से प्रश्न बन जाते हैं कि उस समय उस पात्र के मन में क्या चल रहा था। ठीक है, वो प्रश्न यहाँ पे बनते। तो एक रास्ता का भाव है। ठीक है, क्योंकि एक रास्ता का भाव है कि अगर 3 बज रहे हैं तो उसको पानी आएगा। ठीक है, वो खाना बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इस कहानी में ये वर्णित है चीजें। ठीक है, तो एक रास्ता का भाव अथवा डी विकल्प सही हो जाना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, उपर्युक्त व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 344 में, 350, 351 या 353 में। ठीक है, तो ये दोस्तों 351 में है। ठीक है, सी विकल्प आपका सही हो जाता। अगला देखिए दोस्तों, काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया। ठीक है, बामन ने, भामा ने, दंडी ने या आनंदवर्धन ने? दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे पहला सही है, बामन ने। दोस्तों अगर काव्य की आत्मा की बात की जाए तो सबसे पहले बामन ने, ठीक है, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं, उन्होंने काव्य की आत्मा के संबंध में सर्वप्रथम विचार किया था। भरत मुनि ने जिस तरह से अपना जो एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, रस सूत्र दिया था, सिद्धांत रस सूत्र कह सकते हैं आप। ठीक है, विभावानुभाव विचार इसमें होगा, रस निष्पत्ति। ठीक है, परंतु उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं कहा था कि जो काव्य की आत्मा है वो रस है, या भामा ने कभी नहीं कहा था कि जो काव्य की आत्मा है वो अलंकार है। ठीक है, सबसे पहले बामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया था दोस्तों, रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, उनका इस तरह का एक कथन है। तो सबसे पहले बामन होंगे, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कविता क्या है दोस्तों, इसके संबंध में हमें प्रश्न है। कविता क्या है? निबंध में रामचंद्र शुक्ल के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है? ठीक है, जो गलत कथन है वो कौन सा, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और मैंने उदाहरण भी यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है, कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ठीक है, कविता क्या करती है कि स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। दूसरा है, हमारी प्रवृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, कविता भाव प्रसार द्वारा कर्मणे के लिए कर्म क्षेत्र का विचार कर देती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के विधान को काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत क्या होगा दोस्तों, असंगत क्या है ये बताना था दोस्तों। असंगत इसमें बी यानी कि दूसरा हो जाएगा आपका, हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये बताता हूँ कि कहाँ पे इन्होंने ये बात कही है। इसमें कहते हैं कि इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता की अवस्था बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा है दोस्तों यहाँ पे कि त्यों त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कविता की आवश्यकता कम हो जाएगी, तो कविता की आवश्यकता कम नहीं हो जाएगी परंतु बढ़ेगी। ये निबंध से उद्धृत है, तो आपका विकल्प दूसरा यहाँ पे गलत था, असंगत था। ठीक है, बाकी विकल्प सही हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अश्वघोष की रचना पर आधारित नाटक है। ठीक है, ये जो नाटक है दोस्तों,
असभ घोष की रचना पर आधारित है। ठीक है, तो आपके विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग, ठीक है, एक कंठ विस्फाई। ठीक है, तो आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार का, और ये दोनों नाटक जो हैं ये मोहन राकेश के हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा 20 हो जाता, लहरों के राजहंस। ठीक है, ये अश्व घोष के महाकाव्य स्वरानंद पर आधारित है। ठीक है, अश्व घोष का महाकाव्य था स्वरानंद, इस पर आधारित है ये लहरों के राजहंस, तो विकल्प दूसरा सही जाता आपका। अगला देखिए दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण बताएं। ठीक है, यह बताए गए हैं। संयम, संवेदना, उच्च श्रृंखलता, तप। संवेदना, उच्च श्रृंखलता, तप, त्याग। ठीक है, संयम, त्याग, श्रद्धा और संवेदना, तो आपका विकल्प तीसरा ही सही हो जाता। ठीक है, उच्च श्रृंखलता, ठीक है, ये मनुष्य के गुण नहीं है, मनुष्य के गुण नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, बाकी संयम, संवेदना, तप, ठीक है, ये मनुष्य के गुण है, परंतु उच्च श्रृंखलता नहीं होनी चाहिए, और उच्च श्रृंखलता यहाँ पे आ रही थी, तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल आसानी से सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि हम जल्दी जल्दी करें, और 25 मिनट तो हो गए हैं वैसे ही। ठीक है, आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव की ठुकराने और उसके साथ भारत वापस न जाने की पृष्ठभूमि में चंपा के मन में चलने वाला द्वंद्व क्या है दोस्तों? ठीक है, उसके मन में चलने वाला वो द्वंद्व क्या है, उसकी बातचीत यहाँ पे की गई है। और मैंने कहा था आपसे कि मनस्थितियों से प्रश्न बनते हैं, और दो मनस्थितियों से प्रश्न बन गए यहाँ पे। ठीक है, एक गैंग्रीन कहानी से और दूसरा आकाशदीप से चंपा के मनस्थिति की यहाँ पे बातचीत की जा रही है। तो देखिए पात्रों से संबंधित प्रश्न किस तरह से बनते हैं। ठीक है, प्रेम और वितृष्णा का, ठीक है, प्रेम और लोकहित का, प्रेम और स्वतंत्रता का, और प्रेम और सदाचार का। ठीक है, प्रेम और स्वतंत्रता का, प्रेम और सदाचार का, ठीक है, प्रेम और लोकहित का, प्रेम और वितृष्णा का। तो मेरे अनुसार प्रेम और वितृष्णा का द्वंद्व चला था उसमें। ठीक है, वो बुद्ध को प्रेम भी करती एक तरफ, दूसरी तरफ उसकी घृणा भी करती, क्योंकि उसके बाप को उसने मारा था। ठीक है, इस तरह का उसके मन में चला। तो प्रेम और वितृष्णा दोनों उसके मन में चलती है, तभी वो नहीं जा पाती है। प्रेम और लोकहित, लोकहित यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, कौन सा लोकहित है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे लोकहित है। ठीक है, यहाँ पे ए मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अगर लोकहित की जो उन्होंने द्वीप बसाया था चंपा द्वीप, हाँ वहाँ पे लोग जो बसे थे। ठीक है, अगर लोकहित की बात करें तो अगर चंपा उसके विवाह प्रस्ताव को अगर मान लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धगुप्त भारत वापिस ना आता। ठीक है, वो नहीं वापिस आता। अगर वो कहते कि हमें तो इसी लोक में, ये लोग जो हमारे लिए बने हैं चंपा द्वीप में, ठीक है, तो उनका क्या होगा हमारे जाने के बाद? तो बुद्धगुप्त कभी भी भारत वापस नहीं जाता, परंतु इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ढाढ़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। उपयुक्त वाक्यांश काव्यांश है। ठीक है, मुकरी, दृष्टिकूट, पहेली या उल्टवांसी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प चौथा से हो जाएगा, ये उल्टवांसी है कबीर जी की। ठीक है, उल्टवांसी के संबंध में आपको पता है कि उल्टवांसियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संबंध में या संदर्भ में ये कथन किसका है? मिश्र बंधु हैं, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकर हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, बहुत आसान सा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर व्यंग्य किया है एक तरह से। अगला देखिए, पापा ने कहा है कि मम्मी बाजार गई हैं और दीदी कहती हैं कि वो सिनेमा गई हैं। उपयुक्त कथन में उपवाक्य हैं या है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे दो उपवाक्य हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 4 उपवाक्य हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे अनुसार यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मुझे डाउटफुल है मैं खुद ही वहाँ पे कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे पत्नी कहानी के संबंध में बात की जा रही है। पत्नी कहानी की सुनंदा चाहती है, यहाँ पे फिर से मनस्थिति की बात की जा रही है। तो स्त्री विमर्श यहाँ पे ये HPPS के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है, प्रबल रूप में यहाँ पे दिखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्त्री पात्र हैं तीनों कहानियों से उन्हीं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पति के स्वभाव में नम्रता चाहती है, पति के साथ भागीदारी, पति पर अपना अधिकार, पति राजनीति के पचने में न पड़े। ठीक है, तो मेरे अनुसार पति के साथ वो भागीदारी चाहती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि अगर स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के लिए अगर उसके जो पति है वो अगर कर रहा है तो वो भी उसको भी बात सुनाए वो। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन से आंदोलन चल रहे हैं, तो वो चाहती है कि उसकी भी भागीदारी कुछ ना कुछ हो उसमें। ठीक है, मेरे अनुसार अगर मैंने कहानी पढ़ी थी तो मेरे अनुसार बी होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रिय ने कहा था, प्रिय
पहले ही फूला यह बीती जो थी किसको तुम्हारे पदाघात की। हास्यप की उपयुक्त काव्य पंक्ति में किसके फूलने की बात की जा रही है? हरसिंहार, कदम्ब, आम या अशोक। ठीक है, अशोक की बात, ये 4 फूलों की यहाँ पे बातचीत की जा रही है, तो मेरे अनुसार बी होना चाहिए, कदम्ब। ठीक है, बाकी देखिए आप क्या होता है जहाँ पे डॉटफुल है, तो यहाँ पे ये 42वां क्वेश्चन भी डॉटफुल है, क्योंकि मैं इस कहानी को सॉरी कविता को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो ये मुक्ति बोध की कविता है, बहुत बड़ी कविता है, लंबी कविता है, तो इसको पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, समय भी चाहिए, संयम धैर्य सब कुछ चाहिए, तो मेरे पास ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि अभी प्रश्न देने, तो इस प्रश्न को मैं कल बताऊंगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में कल तक मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तक लेखक युग्मों में से सही नहीं है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नवरस बाबू गुलाब राय, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो असंगत या युग्मों की सही नहीं है, वो चौथा ही सही नहीं है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र दोस्तों ये निर्मला जैन जी का आलोचनात्मक रचना है। ठीक है, ना कि नंद दुलारी वाजपेयी जी की। अगला देखिए, अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्रहर, चक्र, सिद्धि, यंग। ठीक है, तो अष्टयाम में याम का अर्थ होता है प्रहर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सोई स्मृति में उपमेय उपमान के संदर्भ में गलत युग्म है। ठीक है, उपमेय और उपमान के संदर्भ में यहाँ पे गलत युग्म, मैंने सोई स्मृति को पढ़ने के बाद ठीक है मैं यही कहूँगा मृत्यु करणी, मुझे लगता है। बाकी इसमें भी मैंने अभी नहीं पढ़ा है, सोई स्मृति भी बहुत लंबी कविता है ये। ठीक है, दीर्घ कविता की श्रेणियों में इनको रखा जाता है। ठीक है, कई विद्वानों के अनुसार तो ये खंड काव्य की श्रेणी में इनको रखा जाता है। तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास जी की, निराला जी की रचना है दीर्घ कविता की श्रेणी में, मैं तो दीर्घ कविता कहूँगा उनको। ठीक है, सोई स्मृति को कई विद्वान जो दीर्घ कविता न कहते खंड काव्य कहते हैं इनको। ठीक है, तो मेरे अनुसार सही और सी होना चाहिए, बाकी कन्फ्यूजन है। ठीक है, जहाँ पे है मैं बता रहा हूँ। अगला देखिए, 46वां, दीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ अखंड सुहागिनी, महादेवी वर्मा जी का ट्वीट है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है इसका कुछ भी दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, इसका भी मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल इसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। उपरोक्त कथन किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो दोस्तों आपका अंतिम विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है दोस्तों। अगला देखिए, इंशाअल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, क्या है लेखक का नाम? है नचिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, उदयभान चरित, माधव विलास, तो उदयभान चरित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? साहित्य के इतिहास का प्रत्येक युग। दोस्तों इस पे भी मैं कंफ्यूज हूँ, इसका भी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, नहीं बता पाऊंगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, कहानी के लेखक हैं दोस्तों, कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हुए हैं वो गंगा प्रसाद बिमल हुए हैं। ठीक है, आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, कहानी। ठीक है, कहानी मेरा लेख लिखा था जिसके आधार पर कहानी आंदोलन चल रहा था, तो गंगा प्रसाद बिमल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्न जो है वो दूसरे शुरू हो गए हैं आपके बीएड पोर्शन के, तो बीएड पोर्शन यहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दूसरे ही करवाऊंगा जो कि हमारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो बीएड पोर्शन हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कल तक जो एक बात मैं आपको बता दूं, कल तक हम देखेंगे दोस्तों जो आपके यहाँ पे प्रश्न जो छूट रहे हैं मुझसे, ठीक है, उनको करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरा जो ये बीएड का है, अगर आप चाहो तो कल सुबह 9-10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि नई समीक्षा ने अपने केंद्र में किसको रखा है दोस्तों? क्योंकि मैंने नई समीक्षा के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कृति को, ठीक है, उन्होंने किसको रखा है? कृति को, यानी कि रचना को नई समीक्षा अपने केंद्र में रखती है। ठीक है, बी विकल्प सही जाना चाहिए मेरे अनुसार। रस चर्चा के अंतर्गत नवमा रस है। ठीक है, नवा रस कौन सा है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस या करुण रस। ठीक है, तो सी विकल्प सही है, शांत रस को माना जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों ये हमारा महादेवी वर्मा जी का जो घिस्सा नाटक है दोस्तों, इससे संबंधित है। ठीक है, कि लड़के उसे कुछ खींचे खींचे से रहते थे। ठीक है, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घिस्से से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। इस समझाने में प्रमुख संकेत है। ठीक है, घिस्सा की निम्न समझी जाने वाली जाति का होना, घिस्सा की माँ के गांव के ऊपर स्वाभिमानी नहीं होना। ठीक है, घिस्सा की पिता की मृत्यु कारण उसका अशुभ होने का। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो ए सही होना चाहिए इसका विकल्प। ठीक है, अगला देखिए, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? ग्लोबल गांव के देवता, पहाड़, सूत्रधार, काला पहाड़। ठीक है, तो दोस्तों विकल्प आपका दूसरा सही है, पहाड़। नीले उपाध्याय का ये उपन्यास है। ठीक है, नीले उपाध्याय का उपन्यास है पहाड़। ठीक है, जो कि दशरथ मांझी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, माउंटेन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला देखिए, इस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह जी के हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, टॉलस्टॉय और साइकिल, अकाल में सारस। ठीक है, तो ये सी विकल्प आपका सही है। बाकी इसमें से पहाड़ पर लालटेन, यहाँ पे मंगलेश डबराल का आ गया। ठीक है, नए इलाके में। ठीक है, यहाँ पे ये जो दूसरे का आ गया। ठीक है, उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, नए युग में शत्रु। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है वो सही है। बर्तनी की दृष्टि से गलत है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि चारों के चारों विकल्प सही हो जाने चाहिए। ठीक है, चारों के चारों विकल्प ही सही हैं। श्राप बिल्कुल सही है, अंतर्धान सही है, अतिशयोक्ति भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अतिशयोक्ति कैसे गलत हो सकता है, मुझे इसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति ये बिल्कुल सही है। ज्योत्सना भी सही है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन अब एचपीपीएससी की है या हमारी कोई गलती हो रही है? मुझे तो लगता है अतिशयोक्ति सही है। जिन्होंने ये गलत किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अतिशयोक्ति सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अंतर्धान भी सही है, ज्योत्सना भी सही है, श्राप भी सही है। ठीक है, और अतिशयोक्ति भी मेरे अनुसार सही है ये। ठीक है, जो गलत मुझे तो नहीं लग रहा है। अगला देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुनाई देता है केवल किसके लिए सुनाई देता है? शत्रुओं के प्रति, दोस्तों के प्रति, इंद्रियों के प्रति या मन के प्रति? ठीक है, मन के प्रति दोस्तों। जीतो किसको जीतो? सिर्फ मन को जीतो। ठीक है, मन के लिए, ये बिल्कुल आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिए, लोंजाइन्स की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है दोस्तों? ठीक है, लोंजाइन्स की मान्यताएं जो थी उसके संबंध में असंगत कथन। ठीक है, अलंकार स्वभावतः उदात के सहायक होते हैं, सही है। ठीक है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात है, ये भी सही है, क्योंकि मैं चीजें पढ़ के आया हूँ और पढ़ने के बाद यहाँ पे बता रहा हूँ। काव्य में विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी रचना का नहीं। उदात विचारों के हेतु प्रतिभ और कलात्मक संयोजन है दोस्तों, ये भी सही है, परंतु सी विकल्प आपका गलत है, असंगत है, सी सही होना चाहिए यहाँ पे। अगला देखिए, भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में, ठीक है, व्याख्याकारों में से किसने भाव तत्व, ठीक है, भावत्व व्यापार की परिकल्पना की? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ दोस्तों, तो स्लिप हो रहा है कुछ एक चीज़ें, तो बेसिकली क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो भट्टलोलट नायक शंकु के अभिनव को, तो ये जो भावत्व व्यापार है, जो तो व्यापार दोस्तों ये भट्टनायक का है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अगला देखिए, फूंक फूंक कर कदम रखना का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, फूंक फूंक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, तो सी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। ठीक है, वैसे तो ये जो सभी आवश्यकताएं हैं ये जरूरी हैं। ठीक है, चारों विकल्पों में आपकी बातें बताई गई हैं, ये जरूरी हैं। ठीक है, परंतु इनमें से सबसे गौण कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले अगर बात की तो अहम का त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। सबसे पहले तो असाध्य वीणा के संदर्भ में यही आया है। ठीक है, प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण। ठीक है, ताल, लय, छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार। ठीक है, परंतु ये जो है ये गौण में, मुझे लगता है कि गौण में होना चाहिए। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना। ठीक है, जीवन के अनकहे सत्यों का साक्षी होना, सी विकल्प मेरे अनुसार सही होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, इनका हिंदी साहित्य के इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानी को चुना? ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने सरस्वती में प्रकाशित पत्रिकाओं को चुना था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में जो कहानी प्रकाशित हुई थी उनको चुना था उन्होंने। ठीक है, परंतु उनकी जो इंदु मती जो पहली कहानी थी, ठीक है, उसको जो है वो कई विद्वानों के अनुसार जो वो टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर का नाटक है, ठीक है, उसका छाया अनुवाद माना जाता है। तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जा रहा है, वर्तमान में माना जाता भी है। चलिए अगला देखिए, ये हमारे काम का नहीं है। अगला देखिए, कौन सा जीवनीकार युग्म सही नहीं है या सही है? ठीक है, कौन सा युग्म जीवनीकार सही है? ठीक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल, आवारा मसीहा
विष्णु चंद्र शर्मा, महाप्राण निराला, ठीक है, रामविलास शर्मा, अग्नि सेतु गंगा प्रसाद पांडे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सही की बात की जा रही है, तो आपका विकल्प पहला सही जाएगा, कलम का मजदूर मदन गोपाल। ठीक है, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है, उनके पुत्र ने, प्रेमचंद जी के पुत्र ने लिखी थी। ठीक है, प्रेमचंद घर में शिवरानी बेटी उनकी पत्नी ने लिखी थी। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु चंद्र शर्मा का नहीं है, विष्णु प्रभाकर का है। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे का है। अग्नि सेतु मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। ठीक है, तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना, 2013 में ये बना था। ठीक है, तो तेलंगाना नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण भारत का राज्य है और यहाँ पे जो वो कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। अगला देखिए, फैंटेसी का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से हैं दोस्तों, तो आपका विकल्प सही जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखिए, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है। ठीक है, तो इन्हीं हथियारों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमरकांत को। ठीक है, 2009 में अमरकांत और शिवलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से, ये भी पता होना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों, अंधेर नगरी के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें लोकभाषिक स्थानीय शब्दावली का प्रयोग हुआ है, सही बात है। ठीक है, अगला देखिए, इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। ठीक है, तो दिखना भी वाजिब था, क्योंकि रीतिकाल से अभी हमारा जो साहित्य था या हमारी जो भाषा थी, ठीक है, रीतिकालीन प्रभाव से छूट रही थी। ठीक है, और खड़ी बोली की और उन्मुख हो रही थी, तो ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ना वाजिब है। इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है। दोस्तों, तो ये गलत है, प्रतिकूल नहीं हो सकते। अगर पात्रों के प्रतिकूल भाषा का, ठीक है, अगर प्रयोग करेंगे नाटकों में, तो वो फिर तो नाटक फूहड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी विकल्प असंगत है। अगला देखिए, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है, तो समीकरण परसर्ग प्रयोग व्यंजन लोप द्वितीकरण। ठीक है, तो मेरे हिसाब से व्यंजन लोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, पहले अपनाए सुजान सन्हेषण, क्यों फिरी पहचे तोरिए जो, निर्धार आधार व्यापार मधार। ठीक है, दही गही भाना बोरिए जो, घनानंद आपरे चातक को गुण बांधी ले मोहना छोरिए जो, रस प्याए के जियाए बढ़ाए के आस विशास में यूं। ठीक है, विष गौरिए जो। उक्त छंद के भावार्थ के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोज करके संबंध विच्छेद करना नहीं करना चाहिए। डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर बाह पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए। चातक को फंदे में फंसाओ तो फिर उसे मुंह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। जीने की आशा बंधाकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए, उसे मुंह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे अनुसार, ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प है आपका वो तीसरा सही जाना चाहिए, क्योंकि असंगत मुझे लग रहा है। ठीक है, कि मोह के कारण, ठीक है, चातक को हम फंसा लेते हैं फिर मोह के कारण छोड़ देते हैं। ठीक है, तो किस तरह का मोह, ठीक है, किस तरह के मोह से हम छोड़ रहे हैं, बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मेरे अनुसार तो ये है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि सखी संप्रदाय एक शाखा है, किस संप्रदाय की ये शाखा है। श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय की, निम्बारक संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की। ठीक है, तो सखी संप्रदाय जो शाखा है दोस्तों, ये निम्बारक संप्रदाय की शाखा है एक। ठीक है, सी विकल्प सही है। अगला देखिए दोस्तों, वर्णवर्त काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे, किस भाषा की पक्षधर नहीं थे, यह पूछा गया है। अभिजात वर्ग की भाषा की, साधारण लोगों की भाषा की, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के, प्राचीन कवियों की भाषा की। ठीक है, तो वर्णवर्त जो है दोस्तों, ये अभिजात वर्ग की भाषा के विरोधी थे। ठीक है, ये कहते थे कि जो भाषा होनी चाहिए, काव्य भाषा होनी चाहिए, वो कौन सी भाषा है, ग्रामीणों की जो भाषा है उसको जो वो तोड़ मरोड़ के नहीं, यानी कि काव्य उपयोगी बना के उसको जो काव्य में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अभिजात भाषा की जो ये पक्षधर नहीं थे, और जो अभी की जो भाषा थी दोस्तों, ठीक है, कृत्रिम भाषा जिसको वो कहते हैं, कि कृत्रिम भाषा के जो प्रयोगकर्ता है या जनक हैं वो वर्तमान कवि हैं। ठीक है, आधुनिक कवि हैं, प्राचीन कवियों के ये क्या थे, प्रशंसक थे।
ठीक है। तो पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाना चाहिए कि अब अभिजात वर्ग की भाषा की पक्षधर नहीं थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कि किस वाक्य में वर्तमान कालिक कृदंत के पुनरुक्त रूप से अतिशयता का प्रकाशन होता है। दोस्तों अतिशयता, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की गई, अतिशयता भी बहुत बड़ी है। देखिए कहते हैं कि ये कहते कहते सरिता की आंखें भर आई, ठीक है। तो यहाँ पे अतिशयता मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया, बिल्कुल ऊब जाते हैं। महिमा के साथ चलते चलते राहुल ने पूछ लिया। तो ये साधारण सी बात है, यहाँ पे अतिशयता हमें नहीं दिख रही है। और यहाँ पे देखिए उसे भजन गाते गाते सुबह हो गई, ठीक है। यहाँ पे अतिशयता है कि उसे गाते गाते सुबह हो गई। तो डी विकल्प यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सही है। अगला देखिए, उदय प्रकाश की कहानी है दोस्तों, ठीक है। उदय प्रकाश जी की कहानी है नीलकांत का शपथ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, जल प्रांतर, पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है। तो बी विकल्प सही है, पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है। अगला देखिए, मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द है, ठीक है। जो मृत व्यक्ति होता है उसके लिए अनुपयुक्त शब्द क्या है ये आपको बताना है। कीर्तिशेष, ठीक है, दिवंगत, ठीक है, पूर्ण प्रज्ञ और धराशाय। तो जो मृत व्यक्ति होता है, जो मृत पड़ा हुआ है, पूर्ण प्रज्ञ उसके लिए नहीं कहना चाहिए। पूर्ण प्रज्ञ यानी कि ज्ञानवान, विद्वान, ठीक है। पूर्ण प्रज्ञ का मतलब वो होता है दोस्तों जो सब कुछ जानता हो, पूर्ण प्रज्ञ, ठीक है, उसको कहते हैं। बाकी ये अनुचित लग रहा है मृत व्यक्ति के लिए, सी विकल्प सही होना चाहिए, बाकी तो ये सही ही है, ठीक है। अगला देखिए, अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र है। दोस्तों पात्रों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और उनके प्रतीकार्थ, ठीक है, कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। वृद्धयाचक, संजय, युत्सु और कृष्ण। तो आपका सी विकल्प सही है, युत्सु, ठीक है। अगला देखिए, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, दोहे की प्रथम पंक्ति है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक दोहा दिया गया, शासन की बंदूक, ये कविता है दोस्तों, ये कविता है नागार्जुन जी की, जो आपके सिलेबस में लगी है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसकी दूसरी पंक्ति यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और इसकी पहली पंक्ति आपको बतानी है, ठीक है। ये जो शासन की बंदूक है दोस्तों, नेट के सिलेबस में भी, और एक बार इससे प्रश्न बना था कि शासन की बंदूक कौन से छंद में रचित है। दोहे छंद में रचित है, मुझे आज भी याद है, ये मैंने पेपर दिया था नेट का, ठीक है। तो जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, ठीक है। तो शासन की बंदूक में पहली पंक्ति कौन सी है। तो अंतिम में विकल्प बता देता हूँ कि सत्य सहन घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, ठीक है। तो अंतिम विकल्प आपका सही है, पहली पंक्ति होगी सत्य सहन घायल हुआ गई अहिंसा चूक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। दोस्तों तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय द्विगु आते हैं, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प सही। अगला देखिए, बात की कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापिस आए गए बाबू चीनी मिल में नौकरी करने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह विकल्प है, वे घर के आर्थिक अभावों की पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक अभाव मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए बाप की कहानी में, कहाँ थे आर्थिक अभाव, मुझे नहीं लग रहे। वे अनुभव करते हैं कि घर में उनका स्वतंत्र बाधित होता है, इस तरह से भी नहीं है, वो तो अपने मनमानी करने लगे थे। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं, तो अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका है, ठीक है। वे अनुभव क्या करते हैं कि उनका जो अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प मुझे ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। वो बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त होते हैं, सही बात है, अवहेलना भी करते हैं, तो परंतु उनको समझाते भी तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डी लगना सही लग रहा है कि वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका, ठीक है। वो बनाने की कोशिश करते हैं परंतु नहीं बन पाते, तो डी विकल्प मेरे अनुसार सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनड़े वशे, ठीक है। गहे द्रुम डार कदम की ढाढ़ो मृदु मुस्काए महारी और हंस्यो, पीताम्बर पट काछनी काछे रत्न जडित माथे मुकुट का सियो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर नच निरख वदन महारो मनड़ो फांसियो, ठीक है। उपरोक्त पद की व्याख्या करते समय ये कहना गलत होगा कि इसमें, ठीक है, अनुभाव चित्रण है, लाक्षणिकता की प्रवृत्ति है, उपमा का चमत्कार है, या बदन का अर्थ यहाँ पे मुख है, ठीक है। तो मुझे डी लग रहा है यहाँ पे, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि पीजीटी का पेपर मेरा नहीं था, तो मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा। अगर सिलेबस पढ़ा होता तो मैं
हो सकता था कि मैं यहाँ पे प्रश्नों को सही कर पाता, परंतु जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, और थोड़े प्रश्नों को मैंने यहाँ पे खोज भी की थी। ठीक है, कुछ एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों बच गए हैं जिनको मैं कल बताऊंगा। जो बीएड का पोर्शन है, आप चाहो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कल 10-11 बजे तक आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अगला देखिए, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्म शक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में हुई है। यहाँ पे देखिए, जो श्रोता है, जो सुनने वाले, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे वाक्य हैं उसमें आश्वस्त होना चाहिए, प्रभावित करने वाले मेरे वाक्य होने चाहिए, और साथ साथ मेरा आत्म विश्वास, आत्म शक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो किस वाक्य में दिख रही है वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि मैं खड़े खड़े तुम्हारा नाम काम करा दूंगा। ठीक है, इसमें तो अतिशक्ति हो गई, तुम्हारा काम पलक झपकते हो जाएगा। ठीक है, चुटकी बजाते तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो तुम्हारा काम करा दूंगा। ठीक है, ये वाक्य थोड़ा संतुलित लग रहा है मुझे। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे 100 प्रश्न हो गए, हमने 100 के 100 प्रश्न देख लिए हैं। इसमें से हमने बीएड का पोर्शन रहने दिया। जो कुछ एक प्रश्न थे जिनको हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय का अभाव था, बहुत टाइम के बाद मुझे प्रश्न पत्र मिला, ढूंढते हुए बहुत समय लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं बाकी जो प्रश्न छूट गए हैं। बाकी अगर कुछ एक प्रश्न अगर मैंने यहाँ पे विकल्प गलत बता दिए तो जल्दी में, ठीक है, या अल्प बुद्धि के कारण, अल्प अनुभव के कारण, तो आप मुझे कमेंट में अवगत करवा सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।